हेलो दोस्तों, पढ़ाकू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम PYQ का सीरीज लेकर चल रहे हैं दिल्ली पुलिस का, जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ। तो आज आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको 10 तक कराया था। ये जो मैंने कराया था कल की क्लास में सब कराया था, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने करा दिया था। ठीक है, जो आज हम करेंगे 11th नंबर से करेंगे। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स, अकाउंट्स फॉर डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इन नेशनल इनकम मेजरमेंट। जो जब हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो उसमें दो कंसेप्ट, एक मार्केट प्राइस के बारे में पूछ रहा है और एक फैक्टर कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है। यानी राष्ट्रीय आय जब मापने के बाजार मूल्य क्या है और कारक लागत के बीच के अंतर क्या होते हैं, मतलब इसी चीज के बारे में आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब हम एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम समझते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम समझते हैं, तो उसमें एक आता है आपका मार्केट प्राइस और एक आता है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस सिंपल टर्म में ऐसे समझो कि मार्केट वैल्यू, किसी चीज का मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू। और फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्ट्री से जो भी निकला है उसके रिगार्डिंग उसका जो कॉस्ट है उस पे। ठीक है, अब हम इसे और भी आसान भाषा में समझेंगे। जैसे सपोज करो कि मान लो कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, और फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट निकला और वो मार्केट में ही जाएगा। जाहिर सी बात है, मार्केट में ही जाएगा, बेचने के लिए मार्केट में ही जाया जाएगा। तो जब हम मार्केट में जाते हैं तो अगर ये अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है तो इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ डिफरेंस होता ही नहीं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है तो उसमें मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कोई क्या डिफरेंस होता है? नहीं, दोनों सेम, दोनों बराबर होता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है? जब थ्री सेक्टर इकोनॉमी होता है। जब थ्री सेक्टर इकोनॉमी में यानी गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाता है। तो गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाने का मतलब जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलेगा तो गवर्नमेंट बोलेगा, नॉक करेगा, नॉक करते हुए बोलेगा भाई इस पे मुझे टैक्स दो। ठीक है, वो क्या मांगेगा? टैक्स मांगेगा। ठीक, और साथ ही साथ गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज भी देती है। तो गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज भी देगी तो सब्सिडीज उसको माइनस कर देगी। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो। ठीक है, एक पेज ले लेता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कि फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट निकला, ठीक है, उसका प्राइस है 10 रुपया। कितना है? 10 रुपया। इस पे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मैं 5 रुपए का टैक्स लगाऊंगा और इस पे 1 रुपए का सब्सिडी दूंगा। ठीक है, 1 रुपए का सब्सिडी दूंगा। तो टोटल गवर्नमेंट जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, NIT जिसे बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो कितना हो गया? तो जैसे मान लो कि 10 रुपीज प्लस 5 -1, अगर सॉरी हाँ -1 कर देंगे क्योंकि नेट सब्सिडीज है, सब्सिडीज तो ऐड हो जाएगा और टैक्स आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, टैक्स आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, -5 है। अगर मैं आपसे सिंपल टर्म से पूछूं कि टोटल गवर्नमेंट ने टैक्स कितना लिया, तो कितना लिया? तो 5 रुपए तो वो टैक्स ले ले रहा है, ठीक है, और 1 रुपए वो सब्सिडी दे दे रहा है, तो 4 रुपए हुआ टोटल। यानी 5 रुपए दे दिया, 1 रुपए, तो टोटल उस प्रोडक्ट का दाम कितना हो जाएगा? यानी 14 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 रुपए। अब ये जो 14 रुपए हो गया, ये क्या हो गया? NIT हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब यही जो होता है आपका, जैसे मार्केट, जैसे सपोज करो कि इसमें क्वेश्चन आता है कि GDP एट ए मार्केट प्राइस, बोलेगा कि अगर मुझे GDP एट ए फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, मार्केट से हम कहाँ जा रहे हैं? फैक्ट्री की तरफ। तो मार्केट से फैक्ट्री की तरफ जाएंगे तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, तो इसमें NIT हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी NIT हम माइनस कर देंगे। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछा कि अगर GDP एट ए फैक्टर कॉस्ट से मुझे GDP एट ए मार्केट प्राइस जाना है, तो क्या कर देंगे? फैक्ट्री से मार्केट की तरफ जा रहे हैं, NIT ऐड कर देंगे, जाहिर सी बात है, प्लस NIT। तो यही कंसेप्ट आपसे पूछ रहे हैं। और बहुत सारे इसमें आता है, NNP के साथ भी पूछता है। जब हम कन्वर्जन पढ़ते हैं, जब डिटेल में नेशनल इनकम का कन्वर्जन पढ़ते हैं, उसमें NDP को NNP में कैसे कन्वर्ट करते हैं, GDP को NDP में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उस समय ये सब इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कि अकाउंट्स फॉर डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट ऑफ ए नेशनल इनकम। किससे होगा? इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने आपको समझाई है, सब्सिडीज गवर्नमेंट देता ही, ये भी नहीं होगा, डायरेक्ट टैक्स ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या हमारा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इतना अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया। मार्केट प्राइस कभी आए, मार्केट वैल्यू समझ जाना,
फैक्टर कॉस्ट आया समझना फैक्ट्री के बेसिस पे उसका क्या कॉस्ट है, ठीक है। सिंपल टर्म में समझना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट को और डिटेल में समझाते चलेंगे और हम इस आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम विच स्टार्टेड इन 2014 इज सिमिलर टू किससे सिमिलर है, यानी किस कौन से ऑप्शन से ये सिमिलर है ऑफ 1970s 18 इन इंडिया। तो सबसे पहले मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्यों आया था? मेक इन इंडिया प्रोग्राम इसलिए आया था ताकि हम अपने डोमेस्टिक गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें, यानी इंक्रीज करें डोमेस्टिक गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना, ठीक है, और इंपोर्ट को कम करना ताकि हम बाहर से जो प्रोडक्ट है वो कम करें, इंपोर्ट कम करना। यही सब चीज था मेक इन इंडिया का मेन पर्सपेक्टिव, यही था कि डोमेस्टिक गुड्स को ज्यादा से ज्यादा, यानी हम अपने घर में ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाएं और बाहर से हम कम लें, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना था, मेन मोटिव यही था, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो लाइसेंस, अब देखो लाइसेंस परमिट राज ये कब इसे हटाया गया था? तो 1991 में हटाया गया था, ठीक है, 1991 में हटाया गया था, ठीक है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज डेवलपर नहीं, फ्री ट्रेड नहीं, ये जो किससे रिलेटेड था? तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी से रिलेटेड था। मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम था, जो मेक इन इंडिया पॉलिसी आया था या स्कीम बोल लो 2014 में, वो सिमिलर था किसके? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इसका भी मेन पर्पस यही था क्या करना, कि डोमेस्टिक गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, इंपोर्ट को कम करना है, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, दो तरीके के फैक्टर होते हैं। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना, पुल मतलब खींचना, ठीक है, दो चीज होती है। पुश फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ ए बिजनेस, यानी आपको बोला है कौन सा ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से हमें बाहर की तरफ जाना होगा। तो बाहर की तरफ कब जाएंगे? अपने, मान लो कि हमारा कोई डोमेस्टिक मार्केट है, हमें बाहर की तरफ, हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ कब जाएंगे? जब हमारे यहाँ कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, अपॉर्चुनिटी कम होगा, डिमांड उतना नहीं होगा जितना सप्लाई होगा, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर की तरफ जाना होगा, ठीक है। तो यही हमें पुश फैक्टर में समझना है। पुश फैक्टर में यही कारण है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें क्या करना है, हमें बाहर की तरफ, ग्लोबलाइजेशन में पुश फैक्टर यानी बाहर की तरफ हमें जाना है। अब इसमें से क्या क्या होगा? अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, चीप मटेरियल होंगे तो क्या हम बाहर की तरफ जाएंगे? नहीं भाई, अगर हमारे पास सस्ती चीज मिल जाएंगे तो हम बाहर क्यों जाएंगे? दूसरा चीज है हाई रेट ऑफ रिटर्न, अगर अब मुझे इनकम ज्यादा अच्छा मिलेगा, मैं अपना देश क्यों छोड़ूंगा? मैं तो यहीं पे रहूंगा, दूसरी जगह तो जाऊंगा नहीं। तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, अब मान लो कि इंडिया में चीप लेबर बहुत है, अगर ये सब चीजें अगर मुझे मिलेगा तो मैं बाहर के देशों में अपनी फैक्ट्री या कहीं बिजनेस करने के लिए क्यों जाऊंगा? तो जाहिर सी बात है ये तीनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। और सही जो होगा सैचुरेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। सैचुरेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट का मतलब ही ऐसा होता है जहां पर आपका अपॉर्चुनिटी काफी कम हो, अपॉर्चुनिटी लेस हो, जो आप बोल सकते हो जो डोमेस्टिक कंपटीशन है वो काफी ज्यादा हाई हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो सैचुरेशन है, यानी हमारी जो सप्लाई है, सप्लाई जो बोल सकते हो डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज्यादा हो जा रहा है, सप्लाई काफी ज्यादा है लेकिन उतना डिमांड नहीं है। तो ये तीन चीजें हैं सैचुरेशन ऑफ। कभी भी अगर मान लो कि सिंपल टर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा सैचुरेशन ऑफ मार्केट का मतलब क्या होता है, तो ये तीन चीज याद रखना, अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाएगी, सप्लाई काफी ज्यादा इंक्रीज होगा बट उतना डिमांड नहीं होगा, और जो डोमेस्टिक कंपटीशन होगा काफी ज्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पुश फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ ए बिजनेस। ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको बताया था, ग्लोबलाइजेशन कब अडॉप्ट किया गया था हमारे यहाँ इंडिया में? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आता है? 1991 में। उसी में हमने एलपीजी पढ़ा था, ठीक है। एलपीजी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, क्लियर। तो ग्लोबलाइजेशन यानी बाहर के देशों के साथ कब हम कनेक्ट करेंगे? जब हमारे यहाँ कंपटीशन काफी हाई हो जाए, सप्लाई काफी हाई हो जाए बट डिमांड उतना ना हो, अपॉर्चुनिटी काफी कम। क्लियर? इतना चीज क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैचुरेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, यानी घरेलू बाजार का संतृप्त होना, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब देखो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एक स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट है, वो किसकी सहायता से लगाया गया था। तो ऑप्शन आपके पास 4 है और ये पूछ रहा है राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो किसकी सहायता से लगाया था। सबसे पहले ये समझो सेल के बारे में, SAIL, इसका मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1973 में। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जितने भी स्टील प्लांट है हमारे इंडिया में, जितने भी स्टील प्लांट है इंडिया में, उसको मैनेज करना, यानी मैनेजमेंट का काम। और ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है और स्टील प्लांट को मैनेज करने का काम करती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा ये है कि जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो किसकी हेल्प से लगा था। तो सबसे पहला जो स्टील प्लांट हमारे यहाँ लगा था वो टिस्को का लगा था, ठीक है, 1907 में, ठीक है, याद रखना टाटा। अब ये एक और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि 1907 में एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से, वो आपको कमेंट सेक्शन बताना वो क्या हुआ था, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं है, ठीक है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे कंट्री, 2-3 कंट्री के हेल्प से हमने क्या की थी, स्टील प्लांट एस्टैब्लिश की थी। तो एक एक करके बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला USSR। अब USSR के हेल्प से दो इंडस्ट्रीज लगे, एक भिलाई इंडस्ट्रीज लगा था, भिलाई स्टील प्लांट। अब ये कहां पर है? तो उड़ीसा में, ठीक है। कब लगा था? तो 1955 के आसपास, ठीक है। और एक था बोकारो। तो याद रखना USSR मतलब 2B ऐसे करके याद रखना, बोकारो भिलाई, ये दोनों USSR के हेल्प से लगा था, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1965। अब बोकारो कहां पर है? झारखंड, ठीक है, क्लियर। अब जो दूसरा हेल्प किया था हमारा जर्मनी ने। अब जर्मनी के हेल्प से क्या बना था? तो राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है। अब ये कहां पर है? राउरकेला। तो राउरकेला स्टील प्लांट है हमारा आपका उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है हमारा जर्मनी की हेल्प से ब्रिटेन ने हेल्प किया था। अब ब्रिटेन ने जो हेल्प किया था वो दुर्गापुर स्टील प्लांट, ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट। और राउरकेला बना था 1959 में, ठीक है, 1959 में राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया। अब दुर्गापुर कहां पर है? तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है, दुर्गापुर कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। तो ये भी 1955 के आसपास बना था, ठीक है, क्लियर। एक चीज, ठीक है, एक सेकंड, हाँ एक कॉल आ रहा है। हेलो, खुश रहो। कहाँ हो गए? कहाँ? हाँ हाँ, ज्यादा काट रहे बा। अच्छा, तो वो 4-5 मुझसे ला गया फिर। हाँ तो हाँ, सदर में जाके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब इतना चीज क्लियर हो गया। तो USSR की हेल्प से क्या बना? भिलाई और बोकारो। और जर्मनी की हेल्प से क्या बना? राउरकेला। और ब्रिटेन की हेल्प से दुर्गापुर स्टील प्लांट। इतना चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि इस एग्जाम में पूछा है कि राउरकेला स्टील प्लांट किसकी हेल्प से बना था, तो जाहिर सी बात है फ्रांस नहीं, जर्मनी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जापान नहीं और ब्रिटेन नहीं। हाँ, एक चीज और क्या याद रखना है, फ्रांस से एक चीज और याद रख सकते हो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पर AI सबमिट हुआ है, AI सबमिट हुआ है। कौन सा AI सबमिट था? तो 3rd AI सबमिट। और 4th कहां पर होगा? तो इंडिया में होगा। इतना चीज याद रखना, AI 4th सबमिट कहां पर होगा? 4th इंडिया में, ठीक है। अब जर्मनी, अब ब्रिटेन में 1st AI सबमिट हुआ था, याद रखना, ब्रिटेन में 1st AI सबमिट, ठीक है। तो 1st हो गया, 2nd हो गया, 4th हो गया। 2nd कहां हुआ था ये बता दो। 2nd हुआ था आपका साउथ कोरिया में, तो इतना चीज याद रखना। जर्मनी और फ्रांस से ऐसा कुछ करंट में ऐसा है नहीं, और इसमें बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किया, तो वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है। इस क्लियर हो गया? राउरकेला किसके हेल्प से बना है? तो हमारा जर्मनी, ठीक है। और जर्मनी, जापान, ब्रिटेन के हेल्प से हमारा क्या बना है? दुर्गापुर, ठीक है। और USSR, उस समय रशिया नहीं था, USSR था, तो USSR के हेल्प से क्या बना? भिलाई और बोकारो। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इज नोन एज। अब देखो,
यहाँ पर नेशनल इनकम तो है ये, लेकिन नेशनल इनकम का एक और डिफिनीशन होता है, वो याद रखना, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम बाय नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। तो एक चीज और याद रखना, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट, ये भी नेशनल इनकम का डिफिनीशन है, नेशनल इनकम का डिफिनीशन है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आ गई, एक फैक्टर इनकम आ गया और एक नॉर्मल रेसिडेंट आ गया। फैक्टर इनकम समझते हैं, अब नेशनल इनकम आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ पर फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम जिससे आपने कोई काम किया उसके बदले में आपको पैसा मिला। एक फैक्टर इनकम ये हो कि आपने कुछ सर्विस दिया उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिला, वो आपका फैक्टर है। अब फैक्टर इनकम के चार कॉम्पोनेंट होते हैं। एक होता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा क्या हो गया? रेंट, कहीं हम रहते हैं तो उसके बदले में रेंट देते हैं, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? प्रॉफिट, आप कहीं कुछ काम करते हो उसके बदले प्रॉफिट होता है। और चौथा हो गया इंटरेस्ट। ये सब आपका क्या हो गया? फैक्टर इनकम हो गया। फैक्टर इनकम के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं आपका। अब एक फैक्टर इनकम के साथ साथ एक और चीज होता है ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम क्या है? सिंपल टर्म ऐसे समझो, जैसे आप स्टूडेंट हो, कहीं रहते होगे, आपको आपके पापा मम्मी पैसा देते होंगे, आपके रहने खाने का खर्चा देते होंगे, आप उसके बदले में तो कुछ करते नहीं हो, उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हो, दैट इज ट्रांसफर इनकम, ठीक है। जो बिना फोकट है, जैसे पॉकेट मनी हो गया, बिना कुछ काम किए पैसा आ गया, दैट इज ट्रांसफर, ठीक है। तो दो चीजें याद रखना, एक फैक्टर इनकम होता है, ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम कहीं कुछ काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, और उसमें आपके चार कंपोनेंट हो गए। कौन कौन से? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। इतना चीज क्लियर हो गया। एक होता है नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब ऐसा हो गया, सपोज करो कि इंडिया है और इंडिया में चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो, वो एक साल के लिए अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सारे इसमें आ जाएंगे आपके नॉर्मल रेसिडेंट में, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर? विदाउट? चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इज नोन एज, वही नेशनल इनकम, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी होगा नहीं, पर कैपिटा इनकम डिफरेंट हो गया, ठीक है, ये अलग चीज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक। इतना चीज क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कर रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन, भारत में आधिकारिक गरीबी के आकलन को कौन सा संगठन जारी करता है, जो राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय और अन्य स्रोतों के एकत्रित डेटा पर आधारित होते हैं। यानी कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट इन इंडिया बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्शन फ्रॉम द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑफिस एंड अदर सोर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हमारा नीति आयोग हो जाएगा। लेकिन अब इसमें 3-4 जो हमारा चारों जो ऑप्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला है वर्ल्ड बैंक। अब सबसे पहले समझो कि वर्ल्ड बैंक बना कब? तो 1944। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर हो गया आपका वाशिंगटन डीसी। इसके अभी करेंट में चेयरपर्सन कौन है? तो अजय पा, ठीक है, अजय पा, ठीक है। तो दो चीज वर्ल्ड बैंक के पर्सपेक्टिव समझ में आ गया। वर्ल्ड बैंक और इसी के साथ एक आईएमएफ आता है, आईएमएफ। तो आईएमएफ, इसका पूरा नाम आपको कमेंट में बताना है कि आईएमएफ का पूरा नाम क्या है और इसका फॉर्मेशन कब होता है, और अभी इसके करंट में इसका प्रेसिडेंट कौन है। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन में है नीति आयोग। नीति आयोग के पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है नीति आयोग। सबसे पहले आपको जानना है नीति आयोग बना कब? तो 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को बन गया। इसका चेयरमैन कौन है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो भी होंगे प्राइम मिनिस्टर वो बन जाएंगे। वाइस चेयरमैन बताओ कौन है? तो सुमन बेरी, ठीक है। अब आपको बताना है सीईओ कौन है इसके? सीईओ तो BKRV सुब्रमण्यम, ठीक है। इसके इतनी चीज आपको नीति आयोग के रिगार्डिंग याद रखना है। आपको ये बताना है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इतना चीज याद रखना है, नीति आयोग का पूरा नाम और कौन है, अभी किसके डेट में क्या है, ठीक है। नीति आयोग एक रिपोर्ट इशू करता है जो कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स वो इशू करता है। तो इतना चीज आपको याद रखना है। नीति आयोग से और भी रिलेटेड जैसे जैसे आएंगे हमारे ऑप्शन में और डिटेल में आपको
जैसे जैसे आएगा मैं बताता हूँ। तो वर्ल्ड बैंक हो गया, नीति आयोग हो गया। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बनता है, 1 अप्रैल 1935, 1935। इसके पहले जो आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे, आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, ऑस्बर्न स्मिथ, ऑस्बर्न स्मिथ। लेकिन जो इंडियन पहले थे वो कौन थे, सीडी देशमुख। ठीक है, अब मैं पूछूंगा 26 अभी के रिसेंट 26 गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा साहब, संजय मल्होत्रा साहब। इन्होंने किसे रिप्लेस किया, तो शक्तिकांत दास को। अब मैं आपसे पूछूं कि संजय मल्होत्रा साहब का कितने साल का टेन्योर है, तो 3 साल का टेन्योर। ठीक है, इसको संजय मल्होत्रा साहब को किसने अपॉइंट किया, तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया। इसने किया है, तो प्रेसिडेंट ने। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, बता सकते हो, मुंबई में। लेकिन जब बना था तो इसका हेडक्वार्टर कहां था, कोलकाता में। लेकिन 1937 में इसे रिप्लेस करके फिर इसका हेडक्वार्टर कहां चला गया, आपका मुंबई में। ठीक है, इतना चीज आपको आरबीआई के रिगार्डिंग याद है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हम देख लेते हैं। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमण। ठीक है, अब निर्मला सीतारमण से एक और चीज, ये 8 टाइम्स इन्होंने बजट इंट्रोड्यूस किया। यानी अभी तक महिला में यानी फीमेल में सबसे ज्यादा बार इन्होंने बजट इंट्रोड्यूस किया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा बार बजट किसने इंट्रोड्यूस किया, तो अभी तक मोरारजी देसाई है, मोरारजी देसाई हैं, जिन्होंने 10 टाइम्स अभी तक किया है। अभी तक इनका रिकॉर्ड नहीं टूटा है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। निर्मला सीतारमण 8 कमीशन। हाँ, एक यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर, कौन कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे वो खुद बजट उन्होंने पेश किया। तो 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जिन्होंने बजट खुद इंट्रोड्यूस किया है हमारे पार्लियामेंट में। तो सबसे पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे हमारे इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और ये पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बोल सकते हैं, फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर भी थी उस समय। और प्लस इन्होंने पहला बजट हमारा इंट्रोड्यूस किया। यानी पहली फीमेल अगर पूछा जाए तो इंदिरा गांधी हो जाएगा, सबसे ज्यादा बार होगा तो निर्मला सीतारमण हो जाएगा, और सबसे ज्यादा बार आपसे पूछा जाएगा कौन से फाइनेंस मिनिस्टर, मोरारजी देसाई हो गया अभी तक 10th। और एक और थे राजीव गांधी, राजीव गांधी। ये ऐसे 3 प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट खुद इंट्रोड्यूस किया था हमारे पार्लियामेंट। अगर बजट से आपसे क्वेश्चन पूछे तो बजट हमारे किस आर्टिकल में आता है, तो बजट नाम जो है वो वर्ड है, वो बजट जो वर्ड है वो किस आर्टिकल में आता है, तो बजट हमारे किसी भी आर्टिकल में नहीं आता। उसके बदले में हमारे यहाँ लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आता है 112 आर्टिकल में। हाँ, और साथ ही साथ क्योंकि 2024 में इंटरिम बजट आया था, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंटरिम बजट किस आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल 116। तो इतना चीज आपको याद रखना है किसके रिगार्डिंग, इस फाइनेंस मिनिस्टर के रिगार्डिंग अगर आएगा तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, तो हमारा क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना 1945 में पेश की गई थी भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास शुरू होने से पहले। तो देखो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्लान था जो हमारे जो प्लानिंग कमीशन जो भी इंट्रोड्यूस किया था उससे पहले वो चल रहा था हमारे इंडिया में। ठीक है, तो इसमें है गांधीयन प्लान है, पीपल्स प्लान है, सर्वोदय प्लान है और बॉम्बे प्लान है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि गांधीयन प्लान और सर्वोदय प्लान ये दोनों सेम ही है, और दोनों को किसने बताया था, तो जेपी ने बताया था, जयप्रकाश नारायण ने 1944 में। ठीक है, और बचा आपका क्या है, पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान हमारा किसने दिया था, तो ये एम एन रॉय ने दिया था, एम एन रॉय ने। अब ये बेसिकली सोशलिस्ट लीडर थे, तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, गरीबियों के बारे में ज़्यादा बात कर रहे थे, तो एम एन रॉय इसके पीपल्स प्लान के हो गए। अब बॉम्बे प्लान को हम क्या बोलते हैं, बॉम्बे प्लान को टाटा बिरला प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस, इंडस्ट्रीज लगाने पे ज़्यादा फोकस, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे बॉम्बे प्लान। ये भी 1944 में ही आया था। कब आया था,
1944 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा पीपल्स प्लान। ठीक है, पीपल्स प्लान, यानी 5 ईयर प्लान से आने से पहले हमारे यहाँ इंडिया में पीपल्स प्लान चला। अब 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन, कौन थे हेड, ये सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। फिर नेक्स्ट क्लास में कभी हम और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच फंक्शन ऑफ द यूनियन बजट, देखो यूनियन बजट आ गया, अभी मैंने बताया बजट किस आर्टिकल में है, बताना जरा कमेंट करके कि बजट किस आर्टिकल में है, जल्दी से बताओ। ठीक है, डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्ड ए रोड एंड हॉस्पिटल, मैंने गवर्नमेंट ऑफ, अगर इंडिया को रोड और हॉस्पिटल बनाना होगा तो बजट के किस पर्सपेक्टिव से वो पैसा उठाएगी? तो इसका डायरेक्ट आंसर है एलोकेशन से ही एलोकेट होता है, पैसा एलोकेट होता है, वहां से पैसा उठाती है गवर्नमेंट और रोड बिल्डिंग जो भी बनाना होता है बना लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ इसमें बोल रहा है गोल्डन फाइबर के नाम से किस क्रॉप्स को जाना जाता है, यानी कौन सी फसल है जो स्वर्ण रेशा के नाम से जानी जाती है? तो देखो कॉटन जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र से याद रखना, यहाँ पर AI यूनिवर्सिटी बन रहा है, ठीक है, इतना चीज याद रखना। वीट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो यूपी में याद रखना कि यूपी में आप बता सकते हो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वो आपको कमेंट करके बताना है कहाँ पर बन रहा है। तो बन रहा है कहाँ पर, वो मैं बता दे रहा हूँ, नोएडा में बन रहा है। ठीक है, और उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, यूपी में। तो यूपी क्लियर हो गया, यानी वीट में इंडिया में सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन कौन करता है? तो यूपी। राइस में अभी देखो, राइस में अभी तेलंगाना आ गया है, पहले वेस्ट बंगाल था लेकिन अभी से पीछे कर गया तेलंगाना। लेकिन अगर पूछा जाए कि चावल का कटोरा किस राज्य को कहा गया है, बताओ, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ कि चावल का कटोरा किस राज्य को कहा गया है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, वो मध्य प्रदेश से बॉर्डर टच करता है। ठीक है, चलो इतना बता दिया मैंने, क्लियर, आपको कमेंट बताना। तो जो इसका आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा? गोल्डन फाइबर किस नाम से जानते हो? जूट। और जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर, कोई डाउट? तो क्या क्या याद रखना है? कॉटन आएगा महाराष्ट्र में अभी AI यूनिवर्सिटी लग रहा है तो उससे याद रखना। वीट यूपी, ठीक है, वीट यूपी हो गया। और यूपी में आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा आपका क्या बन रहा है? एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, कहाँ पर बन रहा है? नोएडा में बन रहा है, नोएडा के आसपास बन रहा है। और क्या नाम है वो आपको बताना है। ठीक है, साथ ही साथ यूपी में एक और चीज हुआ था, यूपी में लखनऊ का आपको याद रखना है कि लखनऊ सिटी को डेवलप किया जा रहा है AI सिटी के नाम से। तो देखो AI से रिलेटेड मैंने 2-3 आपको इन्फॉर्मेशन बता दी। एक तो AI समिट मैंने बता दिया, AI यूनिवर्सिटी कहाँ पर है ये मैंने बता दिया, साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि AI सिटी किसको कहा गया है। याद रखना, सिटी याद रखना। 3-4 क्वेश्चन है, एक हो गया आपका सिटी AI का ही, एक यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एक पार्क। ठीक है, ये 3 चीजें आपका, सिटी क्या हो जाएगा? लखनऊ, यूनिवर्सिटी आपका महाराष्ट्र, और पार्क आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। और समिट आपको पता ही है कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, इतना चीज, और इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट। ठीक है, जूट मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म से कौन सा रिलेटेड नहीं है? ठीक है, मेजर अंडरटेकन ड्यूरिंग द लिबरलाइजेशन फेज। लिबरलाइजेशन यानी आपका वही आपका LPG टाइम का पूछ रहा है। ठीक है, LPG निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कर सुधार उपाय से संबंधित नहीं है जो कि उदारीकरण के चरण के दौरान किए गए थे? ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा टैक्स रिफॉर्म पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर टैक्स को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो टैक्स से ही तो रिलेटेड होगा, तो पहला तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरा आपका डिवैल्यूएशन, ये कुछ सही लग रहा है मुझे। ठीक है, तीसरा हो रहा है रिफॉर्म, हाँ भाई कहीं भी टैक्स में अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो रिफॉर्म ही होगा, ये भी आपका नहीं होगा। ये नॉट पूछ रहा है। ठीक है, याद रखना, नॉट पूछ रहा है। चौथा आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स, अगर टैक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी टैक्स से ही रिलेटेड है। तो जो नहीं होगा वो डिवैल्यूएशन। अब कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा करेंसी है उसको डिवैल्यूएट किया गया था। कब किया गया था? तो एक 1949 में किया गया था, एक 1966 में किया गया था, और एक 1991 में किया गया था। तो डिवैल्यूएशन, और बच्चे कंफ्यूज होता है डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, करेंसी के डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन याद रखना गवर्नमेंट इंटेंशनली करता है, अपने मर्जी से करता है। क्यों करता है? जब उसका बैलेंस फिजिकल इम्बैलेंस हो जाए,
ठीक है, करेंट अकाउंट डेफिसिट हो जाए, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाए, तब गवर्नमेंट उसे जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू से कम करनी पड़ती है, दैट इज डिवैल्यूएशन। और एक होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तब होता है जब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, आपकी जो करेंसी है उसमें कमी आ जाती है, तब डेप्रिसिएशन होता है, यानी मार्केट बेस पे वो डिपेंड रहता है, ठीक है। इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। तो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिवैल्यूएशन कितनी बार अभी तक हो चुका है? 3 बार या हो चुका है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये तीनों बार में कौन कौन प्राइम मिनिस्टर हमारे थे, ठीक है। और एक प्राइम मिनिस्टर आपको बताना है, तीनों को कौन कौन प्राइम मिनिस्टर थे, तीनों का नाम बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या है? तो क्वेश्चन हमारा डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो क्लास था आपको कैसा लगा, आपको कमेंट में बताना है, और साथ ही साथ ये भी आपको बताना है कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, जो कि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्लास को लेकर आऊँ। क्या और डेप्थ में जाना है या फिर डेप्थ में कम जाना है, ये सब चीज़ें आप कमेंट करके मुझे बताएं। ओके, थैंक यू।